नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक, नाम है अल्काइल एमाइन्स लिमिटेड। ये अपना 52 वीक हाई 4750 तक गया था और वहाँ से करेक्ट होते होते लगभग 55 से लेकर 60% तक करेक्ट हुआ और अभी प्रेजेंटली 2150 का आसपास ट्रेड ये कर रहा है। तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन पे आ गया है। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो शार्प नीचे जा सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है ऊपरी लेवल से, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? क्या हम लोग एकुमुलेशन करके चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कैसे एकुमुलेट करना चाहिए? अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है? सब कुछ समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम लोग बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे, देन फंडामेंटल इसका देखेंगे, कंपनी का कैसा है, कंपनी ठीक ठाक है ना, अच्छा है ना बुरा है। उसके बाद चार्ट पे जाके इसको लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और आपको भी बाय और सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके विवेक बुद्धि सब कुछ लगा के आपको करना है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे बिजनेस को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिजनेस को कैसे एनालिसिस करके, फंडामेंटल देख के, टेक्निकल देख के कैसे अप्रोच रखना है आपको स्टॉक बाय करने के लिए, ये सब आप सीख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बिजनेस को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, नाम है अल्काइल एमाइन्स। ये 1979 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मिस्टर जोगेश कोठारी साहब ने ये किया था। और ये जो काम करता है, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलोपैथिक एमाइन्स इन इंडिया। ठीक है। एलोपैथिक एमाइन्स आर प्रोडक्ट्स डेरिवेटिव फ्रॉम अमोनिया NH3 बाय डिस्प्लेसमेंट बाय H2 इन द अमोनिया मॉलिक्यूल ऑफ द रेजिस्टेंस सच एज मिथेल, इथेल, प्रोपलीन। ये नाम आप देख सकते हैं। तो केमिकल सेक्टर, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। यहाँ पे हजारों टाइप का केमिकल कंपनियाँ काम कर रहा है। सभी में कुछ ना कुछ खासियत है, स्पेशलिटी है, अच्छा है। तो ये सेक्टर ग्रो करेगा इन फ्यूचर, और इसी वजह से इनको ज़्यादा पी का मिला हुआ है। और ये ग्रोइंग सेक्टर में से है। यहाँ से बहुत मल्टीबैगर शेयर रिसेंट पास्ट में निकला हुआ है। आप अगर देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। अभी ये मोस्ट वन ऑफ द हेटेड सेक्टर में से एक है, क्योंकि ऑलरेडी जितना चल गया शॉर्ट टर्म में, 1-2 साल में ये कई गुना पैसा रिटर्न दे दिया है ना। अगर आप देखेंगे 20 से कि 1-2 साल में एक कम से कम 8 से 10 गुना तक रिटर्न दे दिया। तो अभी 50% 60% उसका बाद करेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत सारा बैड न्यूज़ चला, साथ में वार हुआ। ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइस, इसके ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है। ठीक है। तो सारे कुछ मिला के ये जो सेक्टर है, वन ऑफ द हेटेड सेक्टर चल रहा है। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देन FMCG में भी कुछ बड़े स्टॉक है जहाँ अपॉर्चुनिटी है। देन प्राइवेट बैंकों में भी कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी निकाल निकाल के आपको कैपिटल रोटेट करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि अभी जो बाजार का बुल रन था, लगभग स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो लगभग रैली ख़त्म होने को आया है। मोस्ट ऑफ द बड़े कंपनी, लार्ज कैप कंपनी ये चला नहीं है। साथ साथ में ये सब स्टॉक भी गिरा हुआ है। तो जो गिरावट में है, वहीं पे अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे, जब बैड न्यूज़ चलेगा एक्यूमुलेट करेंगे, तब अच्छा न्यूज़ में जाके आप बेचेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा। तो उसी प्रोस्पेक्टिव में हम यहाँ ढूंढने का कोशिश करेंगे, क्या इस स्टॉक में अभी कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ का आसपास है। करंट प्राइस 2150 का आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई जो है 2700-2800 रुपये तक गया था, और अभी 52 वीक लो का आसपास ये मिल रहा है। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं कि 70 का आसपास चल रहा है। डिविडेंड यील्ड मामूली सा है, और ROCE और ROE ये अच्छा है। ठीक है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो प्राइस ये मैंने लगा रखा हूँ आपके लिए। ये देखिए आप, कितना शार्प रैली ये किया था। ठीक है। जनवरी 2020 से देखिए ये स्टॉक लगा हुआ है। 2020 में ये 500 रुपया से भी नीचे आपको मिल रहा था।
वहाँ से स्टॉक जंप लगा के ऑल टाइम हाई 4750, मतलब 10 टाइम्स 2020 से लेके 10 टाइम्स तक रिटर्न दे दिया। ठीक है, 2023 आते आते, ठीक है, 3 साल में 10 गुना तक रिटर्न ये दिया है। तो अगर उसका बाद 50% 60% अगर करेक्ट करेगा तो इसमें बुराई तो कुछ नहीं है ना, स्टॉक तो करेक्ट करेगा ही। इतना गुना स्टॉक प्राइस बढ़ गया, क्या इसका अर्निंग इतना गुना बढ़ा, क्या बिजनेस इतना गुना बढ़ा, ये आपको समझना आना चाहिए। तो प्राइस नीचे आएगा वो चीज़ एडजस्ट करने के लिए, है ना। अगर आप इस ऊपरी लेवल पे यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है, और उसका बाद गिरावट में आपको निकलना नहीं आना, नहीं निकल पाए आप, तो ये तो आपका गलती है कि आप एक तो जब स्टॉक इतना गुना चल गया उसका ऊपर ले रहे हैं और स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे हैं, है ना। अभी ये कितना नीचे जाएगा, कितना दिन ये कंसोलिडेट इधर ही घूमेगा, कोई ये बता नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे पी आप देख सकते हैं कि इसका मीडियन पी 54 का आसपास है, लेकिन ये उसका ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। ये अर्निंग का पैराग्राफ है, ये जो है ग्राफ, ये अर्निंग का ग्राफ है। जिस हिसाब से अर्निंग आना चाहिए उस हिसाब से अर्निंग नहीं है, इस वजह से पी अभी हाई चल रहा है। जैसे अर्निंग अच्छा आने लगेगा तो पी गिर के वो एडजस्ट हो जाएगा। इसका अच्छाई और बुराई हम देखते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, अच्छा ही है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC ROE अच्छा है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 20%। ठीक है, स्टॉक का बुराई क्या है, स्टॉक बुराई 9.22 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। तो ये तो हर अच्छा स्टॉक में यही बुराई रहता है सेम। जैसे मैंने बताया कि केमिकल सेक्टर एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, तो देखिए सेम बिजनेस वाला स्टॉक नहीं है, फिर भी पीआर कंपेरिजन में आ रहा है। पीडीलाइट, SRF, लिंडे, फ्लोरोकेमिकल, दीपक, गोदरेज, टाटा केमिकल, एल्काइल केमिकल्स। तो इसमें देखने वाला चीज़ ये है कि ये 11,000 करोड़ का आसपास मिल रहा है। ठीक है, और लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से है। तो अगर इसका 5 साल में भी, अगर ये 5 साल 10 साल में भी मान लीजिए, अगर ये 11,00,000 करोड़ से 11,000 करोड़ से अगर 70,000 करोड़ तक भी आता है, 46,000 करोड़ भी तक आता है, तो यहाँ पे आपको 5 टाइम्स तक का रिटर्न मिल गया। तो यहाँ पे भी स्टॉक में भी सेम आएगा। अगर बिजनेस इसका ग्रोथ करेगा तो स्टॉक को भी उसको एडजस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। बिजनेस अगर 5 टाइम्स बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी 5 टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। प्रोमोटर ने 71% का आसपास रखा है, FI का 2.94, DI का 1.07 और पब्लिक 24% का आसपास। FI आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर अभी इसको कोई बेच नहीं रहा है ना। देन FI का अगर आप देखेंगे, FI में हल्का सा बढ़ा रखा है, 2.69 से लेकर 2.94 तक पहुंच गया है। आप DI का अगर होल्डिंग देखेंगे, DI का तो मिक्स है, कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है। और अगर पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक भी लगभग कांस्टेंट है, पब्लिक ना ज़्यादा बढ़ा रहा है ना बेच रहा है। तो ये एक अच्छी इंडिकेट है। अगर इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए कि सेल्स दिसंबर 2021 में 377 करोड़ का आसपास था, दिसंबर 2022 में 388 करोड़, और दिसंबर 2023 में ये गिर के 322 करोड़ हो गया। तो एक गिरावट बिजनेस में जो है ये दिख रहा है ना। एक्सपेंस भी 310, 319, 262। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि दिसंबर में 67 करोड़ था, फिर दिसंबर 70 करोड़, फिर 60 करोड़। तो ओवरऑल OPM जो देख सकते हैं आप, OPM में भी मार्जिन में भी प्रेशर है। 24% तक ये मेंटेन कर रहा था, 20% गिरते गिरते अभी 18 भी हुआ था, अभी 19% का आसपास चल रहा है ना। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे 46 करोड़, 46 करोड़, 33 करोड़, तो गिरावट आपको दिख रहा है ना। EPS में भी देखिए, EPS में भी ये डाउनफॉल आया है, जहाँ ये 9 रुपया, 10 रुपया, 16 रुपया तक गया था, गिरते 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 अभी 6 रुपया तक आ गया है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही बढ़िया है। 10 साल में 29%, 5 साल में 30%, 3 साल में 29%। ठीक है, स्टॉक प्राइस CAGR इतना गिरने का बाद भी 10 साल में 47% और 5 साल में 50%। इतना गिरने का बाद भी अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई से लगभग 50% का ऊपर डाउन है।
और अभी भी इतना हेल्दी स्टॉक प्राइस CAGR दिखा रहा है ना। कंपाउंडेड ग्रोथ भी अच्छा है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये पॉजिटिव है, ठीक है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये नेगेटिव चल रहा है, जिस वजह से इनका ओवरऑल जो कैश नेट फ्लो है वो नेगेटिव में आ रखा है, ठीक है। तो चलिए चार्ट में चलते हैं और चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाया, डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि सारे मूविंग एवरेज का नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बुरी इंडिकेट है और RSI भी ओवरसोल्ड का आसपास आ रखा है। तो इस चीज में क्या करना चाहिए, अगर आप एक ऊपरी लेवल से होल्ड कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आप ये वीकली चार्ट डेली चार्ट का मैंने कंसोलिडेट करके लगाया, तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक लास्ट जो इस प्राइस में ट्रेड कर रहा है ये कितना पुराना प्राइस है, ठीक है। इतना पुराना प्राइस में आपको मिल रहा है ये, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। देन आप वीकली चार्ट अगर देखेंगे, वीकली चार्ट में भी आपको गिरावट नज़र आ रहा है। सारे जो 200 मूविंग एवरेज 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसका भी नीचे ये आ रहा है, सारे मूविंग एवरेज का नीचे ये चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें ऐसे चीज़ में, तो अपॉर्चुनिटी मैं ये बताऊंगा। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में एक अच्छी बात है कि ये जो रेड लाइन है इसको रेस्पेक्ट दे के अभी चल रहा है ना। जो 50 EMA का एवरेज है 50 मंथ का, इसको तोड़ा अभी नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक अच्छा सपोर्ट में आ रखा है, ये सपोर्ट यही है, ठीक है। 50 मंथ का मूविंग एवरेज अगर इसको ये रेस्पेक्ट नहीं करता और कोई भी बैड न्यूज़ आता है या शार्प करेक्शन होता है उसके बाद नीचे आता है, तो स्टॉक आप मान लीजिए यहाँ से गिर के सीधा 1850 तक जा सकता है। देन 1850 में भी अगर इसको सपोर्ट नहीं मिला तो 1400 तक भी आ सकता है। अगर आप मंथली चार्ट को कंसोलिडेट करके देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, लास्ट ये 2 साल 2010 से लेके 2012 तक लगभग कंसोलिडेशन ये चला था। देन फिर 2016 से मैं देख सकते हैं हल्का हल्का ऊपर गया, लेकिन लगभग कंसोलिडेशन यहाँ से गिरते गिरते कंसोलिडेशन 2016-2018 कंसोलिडेशन ही है, उसका बाद शार्प रैली आया था, है ना। तो लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन इसका चलता है। तो 2022 से लेके 2024 मान लीजिए कंसोलिडेशन का टाइम है लगभग। बीच में छोटा छोटा रैली हो सकता है आ जाए, लेकिन एक बार ये 2150 लेवल को अगर तोड़ दिया तो ये मान लीजिए कि करेक्शन होने का पॉसिबिलिटी है। और सपोर्ट मैंने नीचे आपको बताया जैसे 1850 और 1400 तक भी आ सकता है। तो अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, मान लेते हैं कि आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए। ऊपरी लेवल से अगर ले रखे हैं तो अभी तो बेचने में कोई फ़ायदा है नहीं, पहला चीज़ इसको समझिए। अगर आपको लेना स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते तो ठीक रहता, नहीं निकला है तो अभी ज़्यादा आपका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इस केस में बेटर यही है कि आप होल्ड कीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है, कैपिटल है और आप 2-3 साल 4 साल होल्ड कर पाएंगे उस पैसे को, तो धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करके अपना एवरेज डाउन करके आप चल सकते हैं। बीच में आपका कॉस्ट आएगा तो आधा कॉस्ट निकल के और आधा आप लेके चल सकते हैं। अगर आप अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप स्टॉक को धीरे धीरे SIP कीजिए, टाइम वाइज और पैसा वाइज दोनों में डाइवर्सिफाइड कीजिए। आपको 10,000 लगाना है, मान लीजिए 10 स्टॉक लेना है, तो एक एक स्टॉक का 2-2 स्टॉक का आप SIP चालू कर दीजिए। स्विंग ट्रेड का जहाँ तक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेरे को कुछ अभी दिख नहीं रहा है। जब तक ये 2570 का ऊपर नहीं जाता है, 2570 का ऊपर जाएगा तो इसमें बुलिश पैटर्न दिखेगा, तब आप वहाँ से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो एक बार 2430 का भी ऊपर चला जाए तब भी छोटा मोटा स्विंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। लेकिन 2570 का ऊपर चला जाएगा तो आपको इमीडिएट 2700, दिन 3000, दिन 3250 तक का भी टारगेट मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताने का कोशिश किया कि मैं होता तो इसको कैसे करता, ठीक है।
मेरा राय इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाई करके चले, क्योंकि बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन जोन में ये चल रहा है। अभी कितना दिन चलेगा कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा क्या बिजनेस इसका ख़राब है? तो जी नहीं, बिजनेस ख़राब नहीं है। क्या कंपनी का फंडामेंटल ख़राब है? फंडामेंटल भी ख़राब नहीं है। ओके, बहुत ही बढ़िया है। पूरा सेक्टर गिर रहा है, कोई स्पेशल ये कंपनी में प्रॉब्लम है क्या? तो वो भी नहीं है। तो सारे चीज़ समझ के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन पे स्टैंड भी रहना है। फिर किसी को आप ब्लेम भी ना करना कि आपका वजह से मैंने खरीदा और मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, अब मैं क्या करूं, है ना। अपना सुनिए सबकी और करिए अपनी, ताकि अपना ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए और लेते हैं तो उसमें आपको सेटिस्फाई भी होगा, हाँ मैं स्टॉक को एनालाइज करके समझ के लिया है। और सीखेंगे भी आप टिप्स लेके घूमते रहेंगे तो कब तक पैसा कमाएंगे बड़ा है, आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लॉन्ग टर्म में सबको बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में सबका हेल्प कीजिए। और आपका भी कोई कंपनी है जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आप समझना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।